हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 12 लेकर आ गए हैं और आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ने से पहले इसका देखते हैं यूज क्या होने वाला है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इस्तेमाल करके जो है हम लोग क्या करेंगे, गॉस लॉ को पढ़ेंगे और गॉस लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एक मेथड पहले ही सीख चुके हैं, कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ थोड़ा ज़्यादा ही मैथमेटिक्स का इस्तेमाल होती है उनमें, लेकिन गॉस लॉ में क्या है कि इसमें मैथमेटिक्स का कम इस्तेमाल करके हम रिजल्ट जो है सो जल्दी फाइंड कर सकते हैं। तो गॉस लॉ को समझने के लिए हमको क्या है, पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना सीखना है और जो है सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के सहारे क्या हम फिर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो बेसिकली फ्लक्स निकालने का दो तरीका है। पहला तरीका में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल करेंगे और दूसरा तरीका में क्या है, जो कल पढ़ने वाले हैं गॉस लॉ के जरिए, उनमें क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट फ्लक्स निकाल लेंगे और दोनों को क्या करेंगे, कंपेरिजन करके फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सकते हैं। तो आइए देखिए, आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ते हैं, उसके बाद जो है हम कल गॉस लॉ पढ़ेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स लगाइए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग फाई का इस्तेमाल करते हैं, इसका नाम सुनेंगे। और नीचे क्या करते हैं, एक कैपिटल ई। कैपिटल ई इसलिए लगाते हैं कि फ्लक्स दो तरह से पढ़ना, एक क्या पढ़ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अभी पढ़ रहे हैं जो, और दूसरा मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे। क्या मैग्नेट जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, इसलिए क्या है, फ्लक्स को इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो उसको फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे तो उसको फाई बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसलिए देखिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने से पहले क्या है कि हम लोग इसको मेन मेथड क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने का, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल से पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे और उसके बाद क्या है कि एक डायरेक्ट निकालेंगे जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने से पहले क्या कि कुछ चीज़ें हमको जाननी जरूरी है, पहले उसको जान लेते हैं, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है उसका डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए देखिए, पहले क्या है कि दो तरीका है निकालने का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए देयर आर टू वेस्ट देयर आर टू वे टू फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पहला मेथड जो आज पढ़ने वाले हैं वो क्या है, देखिए पहले पहला मेथड है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई रिप्रेजेंट करें। अगर सिर्फ फाई लिखेंगे तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करें, क्योंकि अभी क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं पढ़ रहे हैं, तो कभी कभी जो है सो सिर्फ फाई लिखेंगे तो समझ लीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करते हैं। तो इनका पहला तरीका क्या है कि इंटीग्रेशन ई डॉट डी, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हुआ, और ये डी ए क्या है, ये एरिया वेक्टर, इसको जानते हैं कि इसमें आप जानते हैं इसमें टर्म क्या है, ये ई को जानते हैं पहले से, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और दूसरा यहाँ पे ए जो दिया गया है ये है एरिया वेक्टर, क्या है ये एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने से पहले हम एरिया वेक्टर के बारे में अच्छी तरह से जानकारी ले लेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड को तो हम पहले से जानते हैं और एरिया वेक्टर को भी जान लेंगे। उसके बाद दोनों की मदद से क्या करेंगे, हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। दूसरा तरीका है जो इसको गॉस लॉ में पढ़ेंगे हम लोग, आज नहीं कल पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इसमें भी फाई निकालने का ही तरीका है, लिख देते हैं फाई ई इक्वल टू होता है क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्यू इनसाइड क्या है, तो इसमें देखिए क्यू आई एन सिर्फ लिख देंगे तो इसको क्या समझ आए, क्यू इनसाइड ये होता है गॉसियन सरफेस पढ़ेंगे, और गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज इनक्लोज्ड होती है उन्हीं को चार्ज इनसाइड कहते हैं, क्योंकि चार्ज बाहर भी कुछ होंगे और चार्ज अंदर भी होंगे। तो हम बाहर वाले चार्ज को कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे इनसाइड चार्ज को कंसिडर करेंगे और उनकी मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा दोनों चार्ज की वजह से होगा, लेकिन ये अभी सुनने में आप लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा होगा, तो कल इसको पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगी। तभी बस इतना समझ लीजिए कि क्यू इनसाइड क्या होता है, गॉसियन सरफेस होता है, एक क्लोज 3D सरफेस होती है जिसको हम गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे, और गॉसियन सरफेस के इनसाइड जो चार्ज प्रेजेंट होगी उसको क्यू आई एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको लिखेंगे चार्ज इनक्लोज्ड बाय
गॉसियन सरफेस। इसको क्या कहते हैं हम? गॉस लॉ भी कहते हैं। यही कल पढ़ना हम लोगों को। गॉस लॉ में जो है सो क्या है, इन पे डबल एस है तो इस पर एपस्ट्रोफी देते हैं, गॉस लॉ इसे लिखा जाता है। और इसके तो आप जानते ही होंगे ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम होता है। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, आप लोग इनका वैल्यू भी जानते हैं। वैल्यू क्या होता है? 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो उतना हम नहीं जाएंगे। तो आज पहला तरीका जो हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के सहारे। क्योंकि एरिया वेक्टर को पहले समझ लेते हैं। एरिया वेक्टर जब हम समझ जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जान ही रहे हैं, दोनों के इस्तेमाल से क्या करेंगे हम लोग, फ्लक्स कैलकुलेट करना सीखेंगे। आज का पूरा क्लास जो है सो इसी पे होने वाला है। इनके बारे में हम कल स्टडी करेंगे। तो इतना लिख लीजिए। उसके बाद जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एरिया वेक्टर पहले पढ़ लेते हैं। एरिया वेक्टर देख लेंगे, उसके बाद जो है हम लोग फिर फ्लक्स को कैसे निकालना है उनका इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला यही लगने वाला है। अब ये तो समझिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला है जो हर केस के लिए है, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा, एरिया वेक्टर कांस्टेंट रहेगा, तो क्या है कि वहाँ पे इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगी और वहाँ पे हम लोग जो है सो ईजीएस्ट मेथड से जो है सो निकाल सकते हैं। तो पहले से आप क्या कहें, नोट कीजिए। अगर आप अपना नोट्स बनाएंगे तो ठीक है, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैंड रिटन नोट जो है सो आपको मिल जाएगी। वहाँ से जो है सो लिंक दिया गया है, उस लिंक पे जाकर क्लिक कीजिएगा, आपको PDF में नोट मिल जाएगी। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए देखिए, देखिए क्या एरिया वेक्टर पढ़ना हम लोगों को। क्या है, देखिए एरिया वेक्टर जनरली रिप्रेजेंट इसको क्या करेंगे, A टू द पावर एरो दे देंगे, एक के ऊपर एरो दे देंगे। तो एरिया वेक्टर क्या है? तो एरिया वेक्टर देखिए कि एरिया जो है सो हम दो तरह से पढ़ेंगे, एक ओपन सरफेस और एक क्लोज सरफेस। 2D सरफेस जो होती है उसको ओपन सरफेस कहते हैं, और 3D सरफेस जो होगी उसको क्लोज सरफेस करेंगे। जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो सिर्फ क्लोज सरफेस की बात करेंगे। तो जब एरिया वेक्टर्स पढ़ रहे हैं तो पहले समझ लेते हैं क्या है 2D सरफेस में एरिया वेक्टर कैसे होता है, उसके अकॉर्डिंग ही 3D में समझेंगे। तो देखिए पहला फिगर हम बनाते हैं कि इसमें देख लीजिए, अगर ये क्या है कि ये y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये है x है और ये z है। अगर मान लीजिए कि ये कोई A B C D, ये कोई एक स्क्वायर है, इसका साइड दे दिया जाए तो A और A है। तो हम लोग एरिया जो है सो स्क्वायर का निकालना सीखे हैं। तो देखिए क्या है कि अगर इनका एरिया देखें तो एक को रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या हो जाएगा A इंटू A, तो A स्क्वायर हो जाएगा। और इसका डायरेक्शन जब इसको वेक्टर से दिखाएंगे तो इसका डायरेक्शन दिखाना, डायरेक्शन क्या हो जाएगा इनका, या तो अपवर्ड हो सकता है। अपवर्ड मतलब क्या है, टुवार्ड्स द इस तरफ जेड एक्सिस में। ये जेड एक्सिस क्या है, ये एक्स ऊपर है और वाई इस तरफ है, तो जेड क्या आएगी आपके तरफ आएगी। ये जेड जो है सो आपके सामने आने वाली है। तो ये जेड एक्सिस को हम क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तो प्लस के से रिप्रेजेंट करते हैं, और माइनस जेड एक्सिस को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस के। तो इसका डायरेक्शन जो है सो ए स्क्वायर का या तो के केप हो सकता है, या तो ऊपर भी हो सकता है इसका डायरेक्शन, या तो ए स्क्वायर का डायरेक्शन नीचे भी हो सकता है, दोनों तरफ हो सकता है। अब इसी को जो है सो हम दूसरा दिखा देते हैं। ये तो मान लीजिए कि आपको पहला था, ये पहला है। अगर दूसरी केस में हम बात करें तो देख लीजिए, ये दूसरी केस है। ये फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाए हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, y को, और किसको ये रिप्रेजेंट करेगा, x को, और ये z को। इस बार एरिया को क्या लेते हैं, x
जेड प्लेन में, यानी कि एक्स जेड प्लेन कौन सा आने वाला है, एक्स जेड प्लेन, या जेड एक्सिस इस तरफ आ रहा है, बोर्ड के बाहर आ रहा है, इसलिए हम इसको इस तरफ दिखा देते हैं कि ये जेड कोऑर्डिनेट इस तरफ आने वाला है, तो एक्स इस तरफ हो गया, तो इस एरिया को लेने वाले, ये ऊपर वाला एरिया जो आएगा, तो इसको तो हम 2D में दिखा नहीं सकते, इसलिए इसको हम 3D में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए 3D में अगर इस एरिया को दिखाएंगे हम, तो ये कुछ ऐसे बनने वाला है, ये एरिया जो है सो 3D में, ये आपकी तरफ है, ये क्या है, ऊपर है, तो इस एरिया को थोड़ा हम शेडो कर देते हैं। इनका भी साइड क्या है, अभी ये भी एक स्क्वायर ही है, क्योंकि आप लोगों को दिख रहा है कि ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम नहीं है, ये बाहर की अगर और देखें तो एरिया ऊपर है, तो इसका अगर देखा जाए डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि अब तो इसका मैग्नीट्यूड तो एरिया का क्या आने वाला है, ए स्क्वायर ही रहेगा, ए स्क्वायर ही होने वाला है। लेकिन डायरेक्शन जब बात करेंगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा कि अगर ये एरिया इस तरफ है, क्या है, इस प्लेट पे है, तो इसका डायरेक्शन या तो ऊपर हो सकता है, ऊपर क्या है, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस को प्लस जैसे दिखाते हैं, और माइनस वाई एक्सिस को क्या दिखाएंगे, माइनस जैसे दिखाएंगे, तो या तो इसका डायरेक्शन क्या हो सकता है, जे केप हो सकता है, या तो इसका डायरेक्शन और ए स्क्वायर माइनस जे केप हो सकता है, दोनों डायरेक्शन में जो है सो इसको ले सकते हैं, माइनस जे केप हो सकता है। तो ये दोनों से पता चल गया कि इसका डायरेक्शन क्या है, या तो इसमें जेड एक्सिस प्लस इसके बाहर आ गया के केप हो सकता है, या तो इसके अंदर डायरेक्शन होगा। लेकिन अभी जो है सो हम क्रॉस प्रोडक्ट आप लोग जो है सो पढ़े होंगे, तो उसके मदद से जो है सो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन या अप होगा या डाउन होगा, तो उनको जो है सभी करते हैं एक क्वेश्चन से थ्रो। अब इसको आप लिख लीजिए, लिख लिए। तो चलिए एक जो है सो देखते हैं इसमें, जिसमें हमको वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा और इसका एरिया फाइंड करना, सो डायरेक्शन क्या होने वाला है। देखिए ये क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल नंबर 3 होने वाला है। तो देखिए इसको, इसको मान लेते हैं ए बी सी डी, साइड अब भी यही रहेगा ए और ए। तो इस बार निकालना है एरिया, एरिया जो निकालना है इसका डायरेक्शन ए बी का डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा और ए डी इस तरफ हो जाएगा। तो एरिया इस बार निकालना है, तो ए बी अक्रॉस, जब भी एरिया निकालते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट से निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट से नहीं बल्कि क्रॉस प्रोडक्ट से निकालेंगे, क्योंकि एरिया वेक्टर जो है सो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक बी क्रॉस ए डी। तो मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो अब तो ए बी क्या, लेंथ ए बी का ए ही है, और ए डी का भी लेंथ क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। अब डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। डायरेक्शन क्या है कि अगर देखा जाए इस पॉइंट को, अगर ये इस तरफ है और ये इस तरफ है, ये क्या है, ए बी और ये ए डी है, तो ए बी क्रॉस ए डी करना। तो देखिए अगर राइट हैंड थंब रूल देखेंगे आप लोग, तो इस वेक्टर को लेकर के ए बी को डी के तरफ घुमाना है, डी ए बी को डी के तरफ जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देखिए राइट हैंड थंब रूल पढ़े थे ना आप लोग, तो वही है राइट हैंड थंब रूल। क्या करते हैं, इनको ए बी को लेकर डी के तरफ जब मोड़ेंगे तो इसका डायरेक्शन क्या, डाउनवर्ड जा रही है, अंदर की ओर जा रही है। अंदर की ओर क्या है, अगर बाहर की ओर प्लस जेड है तो अंदर की ओर क्या हो जाएगा, माइनस जेड। तो इसका डायरेक्शन जो होने वाला है माइनस के कैप। तो ये एक पार्टिकुलर डायरेक्शन दिया गया है। अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा, अगर आपको वेक्टर साइन के साथ, तो वहाँ पे डायरेक्शन जो है सो आप किसी एक ही डायरेक्शन में ले सकते हैं। अगर इस तरह से नहीं दिया गया है तो किसी भी रैंडम डायरेक्शन में ले सकते हैं आप। दोनों डायरेक्शन में जो है सो इसका दोनों तरफ डायरेक्शन सेम हो सकती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस के कैप। देखिए एक सर्किल देख लेते हैं हम लोग, इसको समझाने के लिए किए थे। तो आप एक तीसरा, ये चौथा एग्जाम्पल होने वाला है। ये चौथा एग्जाम्पल, तो ये तब भी एक्स ही रहेगा,
और ये y और ये z। मान लेते हैं कि कोई एक सर्किल है और यहाँ पे एक ये एक सर्किल दिखाया गया। किस प्लेन में ये सर्किल है? ये जेड एक्स प्लेन में। जेड एक्स प्लेन का मतलब क्या है? ये आपकी तरफ झुका हुआ है। तो इसको हम थोड़ा इस तरह कर देते हैं ताकि अच्छा दिखने में लगे। और इसका रेडियस देखा जाए तो क्या है? ये आर है, रेडियस आर है। तो इसका डायरेक्शन अगर देखा जाए तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर क्या होता है? अगर रेडियस दिया हुआ है आपको सर्किल का, तो इसका फॉर्मूला जानते होंगे कि पाई आर स्क्वायर होता है। या तो इसका डायरेक्शन अपवर्ड होगा, अपवर्ड अगर हो जाएगा तो अपवर्ड डायरेक्शन क्या है? प्लस जे है, तो इसको हम जे कैप ले सकते हैं। या तो इसका दूसरा डायरेक्शन और भी हो सकता है, क्योंकि इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड भी हो सकता है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन अगर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस जे कैप पाई आर स्क्वायर माइनस जे कैप। दोनों डायरेक्शन पॉसिबल हो सकता है। तो कंक्लूजन लिख सकते हैं कि एरिया क्या होता है? कि एरिया वेक्टर जो है सो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस होता है। एरिया वेक्टर एरिया वेक्टर क्या होता है? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस। क्योंकि जब भी एरिया वेक्टर हो रहा है तो देख रहे हैं कि हमेशा प्लेन सरफेस के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर हो रही है, नॉर्मल की तरफ हो रही है। तो अब देखिए कि 2D सरफेस अगर कोई ओपन एरिया है, या इसी को जो है सो हम यहाँ पर कंक्लूजन लिख सकते हैं कि एरिया वेक्टर जो है, एरिया वेक्टर फॉर 2D सरफेस। क्या है? 2D बॉडी थी। 2D मतलब क्या है? इसमें सिर्फ दो ही डायमेंशन है, लेंथ है और ब्रेथ है। तो 2D बॉडी, 2D सरफेस, 2D सरफेस, या इसी को जो ओपन सरफेस भी कह सकते हैं। 2D सरफेस क्या है? ये ओपन सरफेस है, इसको ओपन सरफेस कह सकते हैं। ओपन सरफेस, सरफेस इसमें क्या है? बोथ डायरेक्शन आर पॉसिबल। बोथ डायरेक्शन क्या है? करेक्ट है। बोथ डायरेक्शंस आर करेक्ट। इसमें जब एरिया वेक्टर किसका? 2D सरफेस का लेना है, यानी कि ओपन सरफेस का लेना है, तो ओपन सरफेस में क्या हो जाएगी? दोनों डायरेक्शन का जो है सो एरिया कंसीडर कर सकते हैं, दोनों में सही है। लेकिन हम जब क्लोज के बारे में बात करते हैं सिर्फ आउटवर्ड एरिया लेते हैं। आउटवर्ड जो नॉर्मल की तरफ रहेगी, जो आउटवर्ड नॉर्मल एरिया रहेगी, सिर्फ उनको कंसीडर करेंगे किसमें? क्लोज सरफेस में। तो 2D सरफेस के बारे में आप जान चुके हैं कि एरिया वेक्टर किस तरह निकालना है। एरिया तो आप निकालने जानते थे, बस उसका डायरेक्शन को इंक्लूड कर देना उसके साथ। तो पहले इसको लिख लीजिए। लिख लीजिए पहुँच करके। लिख लिया? चलिए देखिए। तो स्टार मार्क करके लिख सकते हैं कि एरिया वेक्टर और 3D सरफेस, जिसमें 3 डायमेंशन हो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी, मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होने चाहिए। सरफेस, या इसी को जो है सो हम क्या कर सकते हैं? क्लोज सरफेस भी कह सकते हैं कि क्लोज सरफेस होती है। क्लोज सरफेस इसमें क्या होते हैं? ओनली नॉर्मली, जो परपेंडिकुलर होती है उसको नॉर्मली
आउटवर्ड एरिया कंसीडर्ड, सिर्फ जो है सो क्या है, आउटवर्ड एरिया को ही कंसिडर करते हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं एक दो। तो पहला देखते हैं क्या है कि एक क्यूब लेते हैं। क्यूब क्या है, 3D सरफेस है। क्यूब भी जो है सो हमारा क्या है, 3D बॉडी है, तो उसमें क्या होती है, लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है। तो क्यूब बनाते हैं, देखिए यहाँ पे, चलिए ये हो गया क्यूब बनाना, आप लोगों को आता भी होगा, देख लीजिए ये। तो इनका आउटवर्ड एरिया जो देखिए ये क्या है कि 6 सरफेस होती है, 6 फेस होती है किसमें, क्यूब में। तो ये ऊपर वाला हो जाएगा, अगर देखा जाए तो ये ऊपर वाला एरिया है। और ये डाउनवर्ड है, और ये इस तरफ का है, साइड का है। एक जो है एरिया ऊपर आएगा, एक अंदर आएगा। तो देखिए इसके ऊपर जो है डायरेक्शन जो एरिया वेक्टर का हो जाएगा, ये इस तरफ एरिया वेक्टर हो जाएगा। इसके ऊपर जो क्या है, इस सरफेस पे इसका डायरेक्शन ऊपर हो जाएगा। अगर जब इस सरफेस से बात कर रहे हैं हम, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। और जब नीचे वाले सरफेस को करेंगे तो ये डायरेक्शन जो है सो नीचे आ जाएगा। तो 4 को तो दिखा दिए, एक क्या हो जाएगा, इसका बाहर की तरफ आएगा, आप लोगों की तरफ आएगा। एक डायरेक्शन क्या आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि 6 सरफेस होती है। और एक डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसकी बोर्ड के अंदर चले जाएगा। तो वो दिखा नहीं सकते, बस 4 को दिखा दिए चलिए कि ये सभी जो है सो सरफेस से 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर है। सभी सरफेस से कितना पे है, 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर है। और देखिए एक सिलेंडर दिखा देते हैं। ये रहा सिलेंडर। तो सिलेंडर भी क्या है, ये 3D सरफेस है, मतलब क्लोज सरफेस है ये। तो इनका ये क्या है, कर्व सरफेस हो गया, सॉरी कर्व प्लेन सरफेस हो गया। ये ऊपर और नीचे क्या होता है कि अगर कोई मान के चलिए यही अपना सिलेंडर है, तो ये एक सरफेस ऊपर है, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये फेस हो जाएगा और दूसरा ये फेस हो जाएगा। तो वही नीचे दिखा दिए हैं, तो 2 फेस इसका दिखा दिए ऊपर नीचे। और एक फेस जो है सो ये कर्व पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है सो कर्व है, इसको जो है सो इसमें दिखा दिए हैं, ये वाला हो गया। तो इन पे भी जो है सो एरिया वेक्टर होगा, वो वर्टिकली जो उसका है 90 डिग्री बाहर आउटवर्ड होगा, और इनके ऊपर भी क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ये सभी जो है सो 90 डिग्री एंगल बनाएगा इससे, एरिया से, सरफेस से। ये एरिया कितना है, सब पे परपेंडिकुलर है, क्या है, नॉर्मली आउटवर्ड एरिया कंसिडर हो जाएगा, ओनली नॉट एरिया कंसिडर। और इस तरफ भी दिखा दें तो ये है, क्या है, इस तरफ ये भी 90 डिग्री है, और ये एरिया वेक्टर हो गया। तो चलिए एक जो है सो स्फेयर के बारे में दिखा देते हैं। ये 2 इसको एग्जांपल को नोट कर लीजिए। तीसरा जो हम स्फेयर को दिखा देते हैं। इसको लिख लिए। तो देखिए यहाँ पे स्फेयर को दिखा देते हैं। ये क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल नंबर 3 हो जाएगा। ये देखिए एक स्फेयर है। तो ये स्फेयर को हम जनरली इस तरह से दिखा देते हैं, और इनका एक सेंटर है। तो सेंटर से जो भी रेडियली निकलती डायरेक्शन, तो वो आउटवर्ड जो होती है वो क्या है, इनके नॉर्मल होती है। तो इस पे एरिया वेक्टर जो होगा इस तरफ हो जाएगा। और इसका कहीं भी निकालना चाहिए, अगर हम इस पे निकालना चाहें तो यहाँ से जो है सो आप देखिए रेडियस ड्रॉ कीजिए और इसको आउटवर्ड कर दीजिए, ये हो जाएगा एरिया वेक्टर। अगर कहीं भी निकालना चाहे, मान के चलिए यहाँ पे निकालना है, इसका इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर हो जाएगा, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में। इसी तरह से जो अगर हमको यहाँ निकालना है ऊपर, तो ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, सरफेस से सभी 90 डिग्री बनाएगा एंगल, ये 90 डिग्री। तो एरिया वेक्टर आप लोग समझ गए कि एरिया निकालना है, उसके बाद जो उसमें डायरेक्शन को कंसिडर कर लेना है, एरिया वेक्टर हो जाएगी। लेकिन हमको एरिया वेक्टर सिर्फ क्या है, 3D सरफेस का पढ़ना था। तो 2D सरफेस को समझ लिए, अच्छी बात है। इनमें क्या है कि सिर्फ हम
नॉर्मली आउटवर्ड एरिया को कंसीडर करेंगे। उसमें क्या था कि 2D सरफेस में हम दोनों एरिया को आउटवर्ड और क्या कहते हैं उसको इनवर्ड, उसमें आउटवर्ड इनवर्ड तो नहीं हो सकता है, लेकिन दोनों तरफ का एरिया आगे या पीछे कह सकते हैं, या इस तरफ या इस तरफ कह सकते हैं, तो दोनों को हम कंसीडर करते हैं। लेकिन इसमें जब 3D क्लोज बॉडी है, क्या है ये स्फीयर है, ये स्फीयर है अपना, ये क्या है सिलेंडर है। पहले वाला क्या था क्यूब था, अगर लिखना चाहेंगे तो उसको लिख सकते हैं, ज़रूरी भी नहीं है वैसे ही है लिखना, बस आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। तो अब लिख लीजिए आप, एरिया वेक्टर समझ लिया। आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन क्या है, कैसे निकालते हैं, तो उनको जो है सब देखते हैं। पहले इसको लिख लीजिए। लिख लिए। अब जो है सिर्फ हम फ्लक्स कहेंगे तो आप समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में हम बात नहीं कुछ कर रहे हैं। तो सिर्फ फ्लक्स कहेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे रिप्रेजेंट जो है तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ फाई से भी कर सकते हैं। तो देखिए फ्लक्स, उसको फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या होती है एक देखते हैं, द नंबर ऑफ EFLS, याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, नंबर ऑफ EFLS पासिंग परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस के ऊपर जितने भी नॉर्मल या परपेंडिकुलर जो है सो लाइन EFLS पास करेगी तो उसी को फ्लक्स कहते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि अगर हम इसको देखा जाए कि एक्सपेरिमेंटली देखिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनाते हैं हम, चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, तो क्या कि एक एरिया कंसीडर करते हैं, इसमें हम क्या कर लेते हैं, एक एरिया कंसीडर कर लेते हैं, एक एरिया कंसीडर कर लिए। तो यहाँ पे देखिए ये एरिया है, इस एरिया का डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है सो परपेंडिकुलर, ये EFLS है, तो इससे फ्लक्स कितना पास हो रही है, तो फाई इक्वल टू यहाँ पे 3 है, तो इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा 3 है। अब जो है करते हैं क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी को बढ़ा दिया गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को सेम रख कर करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नंबर ऑफ EFLS क्या हो जाएगा, तब बढ़ जाएगा। अब नंबर ऑफ EFLS इंक्रीज हो जाएगा। तो देखिए क्या हुआ कि अब एरिया उतना ही बड़ा लेना है, कितना है, जितना बड़ा पहले लिए थे। तो देख लीजिए देखिए EFLS कितना, 1 2 3 4 है। तो आप देखिए कि फ्लक्स इंक्रीज कर गया, फ्लक्स क्या हो गया है 5 4 हो गया, पहले 3 था। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेज, ये क्या इसमें कांस्टेंट रखा गया, एरिया को कांस्टेंट रख करके क्या किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज किया। देखिए तब भी फ्लक्स बढ़ गया। तो अब करते हैं क्या कि हम फ्लक्स को कांस्टेंट रखते हैं, क्या है सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट रखते हैं और एरिया को बढ़ा देते हैं। तो यही उठा लीजिए, कितना दिखाए थे, 1 2 3 4 5 दिखाए थे, ये 4 ये 5 है। और भी हो सकता है, तो हम एरिया को बढ़ा देते हैं, क्या कर देते हैं, एरिया को बढ़ा देते हैं। जब एरिया को बढ़ा दिए हैं, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रखे कांस्टेंट, एरिया को बढ़ा दिए हैं, तब भी जो है फ्लक्स क्या है इंक्रीज किया। देखिए इसमें फ्लक्स क्या हो गया, 5 हो गया, 1 2 3 4, नंबर ऑफ EFLS जो पास हो रही है इसमें क्या है 5 है, तो फ्लक्स इंक्रीज कर गया। इसमें किस केस में क्या किए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कांस्टेंट रखें और एरिया को इंक्रीज किया।
एरिया को इंक्रीज करने पर भी फ्लक्स चेंज होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड को भी चेंज करने पे फ्लक्स चेंज होता है। इतना ही नहीं, और जो है सो देखा गया, ये तीसरा एक्सपेरिमेंट हो गया, इसके ऊपर लिख देते हैं कि ये, अब देखिए कि अगर कोई ये सरफेस ऐसे है, क्या है, ये सरफेस ऐसे है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को मान लीजिए हम कुछ ऐसे कर दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या कर दिए इस बार, परपेंडिकुलर नहीं है, ये परपेंडिकुलर ना होकर किस कुछ एंगल पे है, तो एरिया वेक्टर इस पर क्या होगा, ऐसे होगा, और इनके बीच का एंगल मान लिए थीटा है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट टूटेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाएगा, एक ई कोस थीटा आ जाएगा और इसमें क्या है, ई साइन थीटा, सॉरी ई कोस थीटा, जो एंगल के साथ रहेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका क्या हो जाएगा, ई कोस थीटा, और इस तरफ क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा। तो देखा गया कि इसमें ई कोस थीटा ही जो यूजफुल है, ई साइन थीटा क्या है, यूजलेस है। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, क्योंकि डेफिनेशन में क्या है, पासिंग परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस, जो प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर पास हो रहा है, सिर्फ उसको ही कंसिडर करिए। किसका डायरेक्शन, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। एरिया वेक्टर डायरेक्शन के एलोंग जो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आ गया, ई कोस थीटा है, या इसी को हम इस तरह से देखा गया है, मान लीजिए ये क्या है कि हमारा कोई सर्कुलर एरिया है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस तरह कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरफ कर देते हैं, और एरिया वेक्टर डायरेक्शन ऊपर है, तो ये थीटा डिग्री है, तो इसमें भी क्या है कि ये ई है, तो इसका ई कोस थीटा वाला कंपोनेंट ही यूजफुल हुआ, और ये ई साइन थीटा देखिए ये यूजलेस हो गया है, ई साइन थीटा यूज, जो उसके सरफेस के पैरेलल है उनका कोई यूज नहीं आया है, उसके बाद जो है सो ये जो उनके परपेंडिकुलर है उनका इस्तेमाल आ गया। तो इससे एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि फ्लक्स जो हमारा आ गया है वो फ्लक्स हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, उसके बाद क्या है, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया भी है, और एंड फ्लक्स जो है सो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोस थीटा भी है। तो यहाँ से कंक्लूजन निकल गया कि ये फ्लक्स जो हमारा आया है वो फ्लक्स का होता है कि ई ए कोस थीटा, ये फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया है। फ्लक्स निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, ई, ये सिर्फ स्केलर क्वांटिटी में दिखाए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और कोस थीटा, कोस थीटा आप जानते ही हैं क्योंकि जो कोस थीटा का एंगल दिया रहेगा कुछ ना कुछ। तो ऐसे देखा गया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को चेंज करते हैं तब भी जो है सो ये चेंज करता है। देखिए फॉर्मूला में इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर जो है चेंज करेंगे तो फ्लक्स चेंज करेगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड को रहने दीजिए, सिर्फ एरिया को चेंज करिए तब भी चेंज होगा, अगर कोस थीटा भी बदल रहा है तब भी ये चेंज हो जाएगा। तो ये फार्मूला जो है सो हमको क्या आ गया, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तब एरिया वेक्टर कांस्टेंट है तब, और ये कोस थीटा भी कांस्टेंट है तब आया है। अगर ये वेरी करेगा तब क्या होगा, तो इसको जो है सो मैं एक जनरल फॉर्मूला लिख लेंगे, पहले इसको आप नोट कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। चलिए आप देखते हैं पहले क्या है, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया वेक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोस थीटा, ये तीनों पे डिपेंड किया, जिसकी वजह से क्या आ गया, फ्लक्स का फॉर्मूला ई ए कोस थीटा आ गया है। चलिए देखिए क्या है, अभी फ्लक्स का जो फॉर्मूला आया है वो क्या आया है, फाई इक्वल टू ई ए कोस थीटा। आपको ये लग रहा होगा कि ई ए कोस थीटा किसी न किसी का रिजल्ट है, तो ये डॉट प्रोडक्ट आप पढ़े होंगे, फाई इक्वल टू अगर ई डॉट ए कर दे तब भी ये आ जाएगा। तो फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा। इसका एक जनरल फार्मूला आपको शुरुआत में ही बताए थे कि जनरल फार्मूला जो होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए होता है। इसमें क्या है कि अगर ये तो कांस्टेंट, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है और एरिया वेक्टर कांस्टेंट है, इसमें क्या है, ई एंड ए बोथ आर कांस्टेंट। अगर दोनों कांस्टेंट रहेगा तब इस फार्मूला का यूज करेंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरिएबल है और एरिया वेक्टर भी वेरिएबल है तो इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि फ्लक्स निकालने के लिए जब भी हम देखेंगे जहाँ पे एरिया भी वेरी कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी कर रहा है, या दोनों में से किसी एक कोई एक वेरी कर रहा है, तब भी हम इसका ये फार्मूला लेंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला क्या है,
जनरल फॉर्मूला जो अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स का है ये है, जो क्या है जनरल फॉर्मूला। तो आप देखिए इसका एसआई यूनिट क्या होने वाला है, तो इसका जो है एसआई यूनिट देख लीजिए फ्लक्स का एसआई यूनिट। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप देखे थे ई इक्वल टू निकाल देते हैं एफ बाई क्यू, न्यूटन पर कूलम था, न्यूटन का पर कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा इसका एसआई यूनिट देखा जाए तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसका जो है सो एक और होता है वोल्ट मीटर। ऐसा यूनिट हो गया है। इसका डायमेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। डायमेंशन में जो न्यूटन का क्या हो जाता है mlt। अगर न्यूटन का आपको डायमेंशन याद होगा तो mlt का पावर -2 होता है। इसमें जो है सो ये मीटर ऐड हो जाएगा तो ml2 देख लीजिए, इसमें मीटर का कर दिए 2। उसके बाद क्या है कूलम का, कूलम का होता है, कूलम क्या होता है चार्ज इक्वल टू I × T, करेंट और टेम्परेचर सॉरी टाइम। तो करंट का एम्पेयर होता है और टाइम का T होता है। तो नीचे क्या करते हैं A और T। तो देखिए ये T भी ऊपर जाएगा तो T पावर -3 हो जाएगा, L का पावर ये +2 और +1 क्या हो गया ये ml3 T⁻³ और A⁻⁻⁻1। इसका डायमेंशन है। कभी कभी जो है सो ये बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है या कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी डायरेक्ट पूछ लेता है, तो आपको तरीका पता होना चाहिए। ये कैसा है कि ये फ्लक्स जो है सो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। जिस तरह पढ़े थे कि जो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है कि वो हाइपोथेटिकल चीज़ थी, लेकिन ये क्या हाइपोथेटिकल नहीं, रियल में होता है। क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है सो रियल में एग्जिस्ट करता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो थी वो हाइपोथेटिकल चीज़, ये क्या है रियल है। तो इसको लिख लीजिए। उसके बाद जो है सो अब हम इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं उनको जो है सो बारी बारी से अब देखने वाले हैं। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो आप देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल करके। लिख लिए, चलिए देखिए। चलिए क्वेश्चन सेम रहेगा सब में। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको 5 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है सो अपना है क्या है कि देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और एरिया वेक्टर जो है सो अपना देख लीजिए इस तरह है ऐसे। तो एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E, और एरिया वेक्टर भी जो है सो अपना इसी तरफ है। तो इसमें जो फ्लक्स आने वाला है तो देख लीजिए फ्लक्स जो आएगा वो E A cos थीटा, दोनों तो कांस्टेंट ही है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है। क्योंकि दिखाए थे आप लोगों को बताए थे FLS में कि पैरेलल स्टेट और इक्वी स्पेस जो FLS होती है वो क्या दिखाता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो क्या हो जाएगा ये E A cos 0 है, तो फाई इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्ट E A। दूसरा दिखा देते हैं कि सेकंड क्वेश्चन देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, और इसके ऊपर सरफेस भी जो है सो क्या है ऐसे ही है। क्या 2D सरफेस ऐसा ही है। तो आप ही देख लीजिए कि इसका एरिया वेक्टर जो है सो किस तरफ आने वाला है, ये आउटवर्ड हो जाएगा। तो आउटवर्ड को जो है सो हम लोग जनरली एरिया वेक्टर को इस तरह से हम दिखाते थे कुछ करके वेक्टर में। अगर कोई आउटवर्ड डायरेक्शन को इस तरह दिखाते थे, एरिया वेक्टर क्या है बाहर है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस तरफ है। तो इसमें देखेंगे फ्लक्स क्या है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला सीधा लगाते हैं। फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है E A cos, इस बार cos कितना होने वाला है 90।
क्योंकि एक है इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ और एरिया वेक्टर क्या है इस तरफ है, तो दोनों के बीच में देखा जाए तो कितना डिग्री एंगल है, 90 का एंगल है, तो cos 90 क्या होता है 0, तो फ्लक्स जो है इस केस में क्या आ जाएगा अपना 0 आ जाएगा। एक तीसरा लेते हैं, इसको आप लोग जो है सो कोशिश कीजिए कैलकुलेट करने के। ये क्या है कि एक सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस दिया हुआ है, मान लीजिए r दिया हुआ है, इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है सो इस तरह है, क्या है कि इनके ऊपर वर्टिकली ना होकर के कुछ एंगल बना रहा है, जो कुछ एंगल जो है सो देखिए एरिया वेक्टर इस तरफ हो जाएगा, एरिया वेक्टर वर्टिकली अपवर्ड है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड से जो है सो ये थीटा डिग्री एंगल बना रहा है। आपको कंसिडर करते हैं कि थीटा डिग्री एंगल किसे दिया हुआ, सरफेस से दिया हुआ, सरफेस से दिया हुआ एरिया वेक्टर के बीच का एंगल हम कंसिडर करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स निकालने के लिए वही इस्तेमाल करते हैं। तो कोशिश कीजिए क्या हो जाएगा, देखिए ट्राई कीजिए एक बार। तो देखिए फ्लक्स का फॉर्मूला जो है सो क्या होता है, फ्लक्स इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, लेकिन इसमें थीटा जो होता है वो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ई एंड ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, लेकिन यहाँ पे थीटा कितना दिया हुआ है, ये थीटा दिया हुआ सरफेस से, लेकिन जब उससे देखेंगे किसी से, अगर मान के चलिए जब इनसे देखेंगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा ई ए कोस 90 माइनस थीटा। आप लोग को फॉर्मूला याद होगा, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, ई ए साइन थीटा हो जाएगा। बस ध्यान का इस एंगल का ध्यान रखना है कि वो किसके साथ दिया, सरफेस के साथ दिया हुआ है तो ई ए साइन थीटा हो जाएगा, अगर सरफेस के साथ नहीं बल्कि नॉर्मल के साथ दिया हुआ है, मतलब उसके एरिया के साथ दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा वो ई ए कोस थीटा हो जाएगा। तो इसको नोट कीजिए। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 होने वाला है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए इस तरह से हम फिर बनाते हैं, ये क्या है, ये अब भी ये y हो जाएगा और ये x हो जाएगा और ये z हो जाएगा। तो इन पे दिया हुआ मान करके चलिए आपको एक क्यूब दिया हुआ है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये क्यूब दिया हुआ है। तो अगर देखा जाए तो फर्स्ट सरफेस जो है सो अपना ये हो जाएगा, सेकेंड सरफेस वो इस तरफ का, थर्ड सरफेस ये हो जाएगा, और फोर्थ सरफेस जो है सो नीचे वाला है, और फिफ्थ सरफेस जो है सो आउटवर्ड हो जाएगा, और सिक्स सरफेस डाउनवर्ड हो जाएगा। तो इनको अगर हम चाहें तो रंग करके भी दिखा सकते हैं, ये फर्स्ट सरफेस हो जाएगा, ये सेकेंड सरफेस हो जाएगा, और ये अंदर वाला क्या है थर्ड सरफेस है। अगर देखें तो ये नीचे वाला जो दिख रहा है कि ये फोर्थ सरफेस है, तो इस पे एरिया वेक्टर जो है सो इस तरफ हो जाएगा, और इस पे एरिया वेक्टर देखा जाए तो अपवर्ड, इन पे देखा जाए तो इस तरफ, और इन पे डाउनवर्ड है। क्वेश्चन है फाइंड फ्लक्स थ्रू each faces of cube, मतलब क्यूब क्या क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, ये क्या है आउटवर्ड
एंड डाउनवर्ड है। एंड ऑल्सो कैलकुलेट एंड ऑल्सो फ्लक्स थ्रू होल फेस, फ्लक्स थ्रू होल फेस मतलब टोटल फेस से कितना निकलेगा वो भी निकालना है और प्रत्येक फेस से भी निकालना है, तो होल फेसेस। तो चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन है तो हम ही ट्राई कर देते हैं कि पहला क्वेश्चन, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देंगे तो आप कीजिएगा। तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन ये करा कि एक हमारा जो है सो 3D सरफेस दिया हुआ है, यानी कि इस बार क्या है क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस में कैसी डायरेक्शन लेना है, एरिया वेक्टर का आउटवर्ड डायरेक्शन लेना, तो आउटवर्ड डायरेक्शन जो है हो जाएगा उसी को ले लेंगे। तो पहले देखिए फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस निकालते हैं, तो ये φ1 मान लिए फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस को φ1, तो φ1 क्या हो जाएगा, तो देखिए सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं दिए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन दिया हुआ है, ये इस डायरेक्शन में है। ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला लगाइए, ई ए इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन देखिए इस डायरेक्शन में है, मतलब प्लस एक्स एक्सिस में, और एरिया वेक्टर क्या है माइनस एक्सिस में, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 180 कॉस 180। आप लोग जानते हैं कि cos 180 का वैल्यू कितना होता है -1, तो ई ए -1 हो जाएगा, तो माइनस ई ए हो जाएगा। अब φ2 निकाल लीजिए, φ2 क्या हो जाएगा, तो एरिया वेक्टर ऊपर है y डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है x डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई ए cos 90, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। आप फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस देख लीजिए, थर्ड सरफेस क्या है, इसमें देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन प्लस एक्स में, एरिया वेक्टर का प्लस एक्स में, तो दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच कितना एंगल है 0 डिग्री है। तो चलिए देखिए ई ए cos 0, तो ये हो जाएगा सिंपली ई ए हो जाएगा फ्लक्स। चलिए फ्लक्स थ्रू फोर्थ सरफेस देखते हैं, तो फ्लक्स थ्रू फोर्थ सरफेस देखेंगे तो ये भी जो है 0 होने वाला है, क्योंकि एरिया वेक्टर देखिए डाउनवर्ड है माइनस वाई एक्सिस में और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है प्लस में है, तो ये 0 हो जाएगा। और फ्लक्स थ्रू 5 देखा जाए तो ये भी 0 ही होने वाला है। देखिए 5 क्या है, आउटवर्ड बाहर है, बाहर मतलब क्या है कि प्लस जेड एक्सिस में, प्लस जेड एक्सिस के और क्या है एरिया वेक्टर, आप प्लस एक्स एक्सिस में क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच अल्टीमेटली एंगल कितना हो जाएगा 90, तो ई ए cos 90 क्या हो जाएगा 0। और ये 5 6 फ्लक्स जो है सो थर्ड सरफेस के बीच में क्या हो जाएगा, ये भी 0 होने वाला है, क्योंकि एरिया वेक्टर इसमें क्या माइनस जेड एक्सिस में, माइनस जेड एक्सिस में है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है प्लस एक्स में, तब भी जो है सो 0 हो जाएगा। अगर टोटल फ्लक्स निकालना है, क्या निकालना है, ये तो सबके थ्रू निकल गया है, अगर फाई टोटल निकालना है, चलिए इस तरफ यहाँ कर देते हैं। अगर फ्लक्स टोटल फ्लक्स निकालना है, क्या निकालना है टोटल, तो सबको जोड़ देते हैं, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4 प्लस φ5 प्लस φ6। तो देखिए इसको लिख देते हैं, चलिए ये क्या है, माइनस में फ्लक्स ई ए है, ये क्या 0 फ्लक्स 2 है, और यहाँ देखिए φ3 क्या था ई ए, तो ये प्लस में ई हो जाएगा प्लस ई ए, बाद बाकी क्या है 4 भी 0 5 भी 0 6 भी 0, तो अल्टीमेट देखिए माइनस प्लस क्या आ जाएगा, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस क्या आ गया 0 आ गया, टोटल वैल्यू क्या आ गया 0। अगर कोई क्लोज सरफेस से क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पास करे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर क्लोज सरफेस के ऊपर रख देंगे, जितना फ्लक्स क्या है आउटवर्ड आएगी उतना ही क्या जो इनवर्ड आएगी उतना ही आउटवर्ड चले जाएंगे। तो ये जो है सो कल के क्लास में थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो आप देखिए कि फ्लक्स जब निकाल रहे हैं क्या क्लोज सरफेस में, जब कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर प्लेस करते हैं किसको क्लोज सरफेस से को, तो टोटल फ्लक्स क्या आता है 0 आता है। लिख लीजिए इसको,
लिख लिए? चलिए आप क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया, क्या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है एक, क्या ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है ये दिया हुआ है। इसके अंदर क्या है कि एक हम सिलेंडर रख देते हैं। क्या रख देते हैं? सिलेंडर। तो सिलेंडर जब रखते हैं तो ये इस तरह से इसका फेस हो जाएगा। ये क्या है? इसको मान लेते फर्स्ट सरफेस है। क्या है? इसको फर्स्ट सरफेस मान लेते। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड करेक्शन जो है सो क्या प्लस एक्स में है और इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? माइनस एक्स में हो जाएगा। तो इसको फर्स्ट फेस मान लेते हैं। इसको फर्स्ट फेस मान लिए, इसको सेकेंड और इनको थर्ड, क्योंकि एरिया वेक्टर क्या इसके ऊपर होगा, ये भी ऊपर हो जाएगा। इसको थर्ड सरफेस मान लिए। तो क्वेश्चन फिर वही कह रहा है जिस तरह से फोर्थ में कहा गया था। तो कह रहा फाइंड द फ्लक्स थ्रो फेस 1, 2 and 3 and फ्लक्स थ्रो टोटल फ्लक्स थ्रो सिलेंडर। क्या देगा? टोटल फ्लक्स थ्रो, अच्छे वहाँ पे TROUGH थ्रो सिलेंडर। तो आप लोग चाहे तो इसको कोशिश कर सकते हैं, कीजिए एक बार कोशिश। हो गया? पहुँच कर एक बार कोशिश कीजिए। देखिए आप इसका सोल्यूशन देखा जाए किया जाए तो क्या होगा। आप देखिए पहले फर्स्ट फेज से फ्लक्स निकालते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला अब भी वही रहेगा, ई ए कॉस थीटा। तो ई ए कॉस इनके बीच कितना है? 180 है। ये क्या हो जाएगा? ये 5 है तो माइनस में ई ए हो जाएगा। फ्लक्स थ्रो सेकेंड सरफेस देखेंगे तो देखिए एरिया वेक्टर क्या है? प्लस वाई में है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? प्लस एक्स में। तो दोनों के बीच का एंगल क्या है? 0 डिग्री है, सॉरी 90 डिग्री है। तो ई ए कॉस 90 हो जाएगा। तो ई ए कॉस 90 0 हो जाता है, आप जब पता ही होगा। और फ्लक्स थ्रो थर्ड सरफेस देखते हैं। तो फ्लक्स थ्रो थर्ड सरफेस जब देखते हैं तो क्या है कि इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन और एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम डायरेक्शन में है। तो देख लीजिए ई ए कॉस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये ई ए हो जाएगा। आप फ्लक्स थ्रो टोटल सरफेस देखना है तो 5t क्या हो जाएगा? ये 5 प्लस 5 प्लस 5 अब भी ये रिजल्ट 0 ही आने वाला है, क्योंकि देखिए कि एक क्या है कि माइनस ई है, दूसरा क्या है? प्लस ई है। एक जो सेकंड में क्या है? 0 है। तो टोटल फ्लक्स थ्रो जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम रखते हैं किसी भी क्लोज्ड बॉडी को तो हमेशा फ्लक्स 0 आता है। वैसा क्या जरूरी है? जब नॉन यूनिफॉर्म का रखेंगे तो वहाँ पे क्या फ्लक्स 0 नहीं आएगा। अभी जो है तो वही एग्जांपल आने वाला है, देख लीजिए। चलिए देखिए इसको मिला दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6।
इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। इसको दिखा देते हैं। इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया हुआ, ये दिया हुआ है अगर देखा जाए तो E इक्वल टू ई नॉट एक्स आई के। ये क्या है, इसका मतलब दिखा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो पोजीशन के साथ क्या है, वेरी कर रहा है। तो ये क्या, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इनके अंदर एक क्यूब रखा हुआ है। क्या है, एक क्यूब रखा हुआ है। तो देखिए अब एक क्यूब बनाने की कोशिश करते हैं। एक्स डिस्टेंस पे अगर देखा जाए तो ये जो है सो ए डिस्टेंस पे, ये क्यूब हो गया, आप लोगों को दिख रहा होगा। इसका फर्स्ट फेस ये मान लिया गया है, सेकेंड फेस जो है सो ये ऊपर वाला, थर्ड फेस ये है और फोर्थ फेस जो है सो नीचे है। तो ये A1 हो जाएगा। ये इसको फर्स्ट सरफेस मान लेते हैं। ये क्या है, सेकेंड सरफेस। इसका वेक्टर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ये थर्ड सरफेस है तो इसका क्या आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। ये थर्ड फेस है और ये नीचे वाला फोर्थ फेस हो जाएगा। इसका वेक्टर क्या आ जाएगा, इसमें। और फिफ्थ जो है सो बाहर आ जाएगा और सिक्स जो है सो अंदर चले जाएगा। तो क्वेश्चन है, इसको ऊपर लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिया हुआ है ई नॉट एक्स आई। ये इक्वेशन दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्वेश्चन है फाइंड फ्लक्स थ्रू फेस 1 2 3 4 5 and 6। also calculate total flux। also calculate total फ्लक्स। तो देखिए ये नॉन यूनिफॉर्म है, तो आप लोग एक बार कोशिश करना चाहें तो कर सकते हैं। कीजिए एक बार कोशिश, अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है। अब देखिए फिर क्या है कि हमको φ1 निकालना है। तो φ1 के लिए क्या, वही फार्मूला लगाएंगे E डॉट ए। तो इस बार जो है सो देखिए E डॉट ए। तो E डॉट ए जब करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है, E नॉट एक्स। तो एक्स की जगह पे इसका सबका साइड दिया हुआ है ए। ये क्या है कि ये ए दिया हुआ है ए। अगर फर्स्ट फेस में देखें तो फर्स्ट फेस जो है सो क्या है, ऐसा निकलेगा हमारा इस तरफ। ये क्या है, बाहर आता हुआ दिखेगा, बाहर आता हुआ दिखेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, तो इसमें क्या है कि एक्स तो सबके लिए क्या है, कांस्टेंट है। तो फर्स्ट फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है, सबके लिए कांस्टेंट होने वाला है। क्योंकि ये फर्स्ट फेस इस तरफ से आपकी ओर बाहर आ रहा है, इस तरफ से बाहर आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बाहर आ रहा है और एक्स एक्सिस इस तरफ है। तो ये क्या है कि ये वाई प्लेन में है, सॉरी ये जो है सो वाई जेड प्लेन में है। तो यहाँ पे क्या है, एक्स कांस्टेंट है। तो एक्स कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, फर्स्ट फेस के लिए कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये क्या देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ई नॉट ए, क्योंकि जहाँ पे एक्स है तो डिस्टेंस जो है सो ए दिया हुआ है, ई ए। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो सॉरी ये एरिया वेक्टर ए ही दिया हुआ है, मान लीजिए ए थोड़े दिया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे सब साइड दिया हुआ है तो फेस दिया हुआ है। तो एरिया क्या हो जाएगा, ए इंटू ए हो जाएगा। और कॉस 180, क्योंकि दोनों जो है सो एक दूसरे के अपोजिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन जो है सो इस तरफ हो जाएगा और एरिया वेक्टर का अपोजिट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो माइनस ई नॉट एक, सॉरी फ्लक्स आ गया माइनस ई नॉट ए क्यूब। और फ्लक्स थ्रू बी देखा जाए तो जीरो होने वाला, देख लीजिए आप लोग, क्योंकि इस बार करेंगे ई डॉट ए। तो इस बार क्या है कि दोनों के बीच में एंगल जीरो आने वाला है। तो इसको हम जीरो डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर फ्लक्स थ्रू थर्ड लिखेंगे तो थर्ड में क्या है, देखिए आप यहाँ पे
तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्या थर्ड फेज के लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा ए। अब ये भी जो साइड ए है तो 2a हो जाएगा, क्योंकि अगर ये साइड ए है तो ए डिस्टेंस और ये ए डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा 2a डिस्टेंस देगा। और ये थर्ड सरफेस यहाँ ये आपकी ओर ही फिर आ रहा है, तो थर्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिखाया तो क्या हो जाएगा E2a हो जाएगा। E.a इक्वल टू क्या हो जाएगा E2a और a स्क्वायर cos 0, क्योंकि दोनों डायरेक्शन सेम है। तो ये फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस जो आएगा 2E a क्यूब आ गया है, 2a क्यूब आ गया है। और फ्लक्स थ्रू फोर्थ देखेंगे तो ये भी जीरो होने वाला है, क्योंकि फोर्थ सरफेस का देखिए यहाँ पे डाउनवर्ड है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है एक्स एक्सिस में, तो ये जीरो हो जाएगा। इसी तरह से फ्लक्स थ्रू 5 भी देखेंगे तो वो भी जीरो होने वाला है, और फ्लक्स थ्रू 6 भी जीरो हो जाएगा। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर टोटल फ्लक्स निकालना है, क्या है टोटल फ्लक्स निकालना है, तो अगर 5t कर देंगे तो सबको ऐड कर देंगे, 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3 प्लस 5 4 प्लस 5 5 प्लस 5 6। तो देखिए पहले वाला जो है सो क्या है माइनस में E a क्यूब सेकेंड जीरो, थर्ड क्या है 2E a क्यूब, फोर्थ जीरो, फिफ्थ जीरो, सिक्स्थ जीरो। तो इस बार फ्लक्स क्या है जीरो नहीं आने वाला, फ्लक्स जो क्या गया है E a क्यूब। तो हमेशा क्लोज सरफेस से की वजह से क्या है फ्लक्स जीरो नहीं होती है, बशर्ते कि एक कंडीशन है कब, जब फ्लक्स क्या आती है कोई क्लोज बॉडी क्या है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट हो, तो क्या होती है वो उनके थोड़ा फ्लक्स जो होती है नॉन जीरो होती है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक अच्छा क्वेश्चन कराने वाले हैं, उसके वजह से जो है सो हम लोग अगला क्लास में जो है इसके आगे जो क्लास करेंगे फ्लक्स निकालेंगे किसके थ्रू गॉस लॉ के थ्रू, तो उनमें जो है इसका एप्लीकेशन करेंगे। तो अभी वो समझिए एक थ्योरम टाइप का है, अभी जो कराने वाले हैं उसको तो क्वेश्चन नंबर 7 कर देंगे, लेकिन वो थ्योरम टाइप का है। तो चलिए पहले इसको जो है सो नोट करिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये आपके सामने। तो इसमें क्या है कि देखिए पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या कर रहा है। कि क्वेश्चन नंबर 7 को दिया है कि एक कोई कोन है, क्या है ये कोन दिख रहा है आप लोगों को, ये कोन के एक वर्टिक्स क्या है वर्टिक्स से प्लस क्यू चार्ज रख दिया गया है। तो इस कोन के थ्रू क्या है इस फेस के थ्रू जो फ्लक्स निकल रही है उनका वैल्यू कितना आना चाहिए Q/2ε0 इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ये थीटा कहाँ लिया गया इसके देखिए सेमी एक्सिस क्या है कि इनके बीच अगर देखा गया है तो यहाँ से लेकर के इनके बीच, यानी कि अगर देखा जाए तो ऐसे देखा गया है कि ये एंगल जो क्या है कि इनके बीच का ये L हो जाएगा, सॉरी ये H हो जाएगा और ये R है। तो ये X डिस्टेंस दिया गया है इसमें, जिस तरह से यहाँ पे क्या है कि ये थीटा लिया गया है, तो इनसे क्या बन रहा फ्लक्स निकल रहा है Q/2ε0 इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ये समझाने के लिए किए गए थे। अच्छा तो इसी को जो है हम क्या कर सकते हैं कि एक सामने एक डिस्क रख देते हैं, क्या है एक डिस्क रख दे। डिस्क मतलब क्या है कि उनका क्या पूरे जिस तरह से आप सिक्का देखेंगे सिक्का किस टाइप का है वो डिस्क का शेप का है। तो एक डिस्क जो है सो एक्स डिस्टेंस पे रख देते हैं, कहाँ पे वहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है, जिस तरह से इसमें था यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज रखते हैं, तब भी इनके थोड़ा जो फ्लक्स निकलता है ये भी देखिए कि इस क्यूब के जैसा ही है कि ये क्या है इसको थोड़ा रोटेट कर दिए है 90 डिग्री से। तो ये फेस जो डिस्क फेस है इनके थोड़ा जो निकल रहा है क्या फ्लक्स वो क्यू बाई क्या है सेम है Q/2ε0 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब जो है सो इनको हमको प्रूफ करना है कि इनके थोड़ा फ्लक्स, बस रिजल्ट जो है सो आप लोग को याद रखना है खास करके, क्योंकि इनका इस्तेमाल जो है सो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे जब गॉस लॉ का एप्लीकेशन इस्तेमाल करेंगे या गॉस लॉ पढ़ेंगे, तब गॉस लॉ के एप्लीकेशन में इनका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो देख लीजिए पहले इनको, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन है। तो चलिए आइए देखते हैं इसको, आप सॉल्व करते हैं किस तरह से करना है। थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से फ्रेश कर देते हैं। चलिए ये प्लस क्यू चार्ज है, तो यहाँ पे हम क्या है एक डिस्क बना लेते हैं, एक डिस्क में सही हो रहा है। मान लीजिए क्या है अपना एक वही डिस्क है जो था
और यहाँ पे क्या है, एक्स डिस्टेंस, इसका रेडियस यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे है, क्या है, एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। और इनके थ्रू अगर ये डिस्टेंस देखा जाए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। अभी रहने दीजिए उसको, इनके बीच डिस्टेंस आर है। तो ये पूरा डिस्क क्या है, इस तरह से डिस्क है। तो इस डिस्क में से क्या करेंगे, हमको पूरे तो निकालने के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस तरफ है, सब जगह क्या है, अलग अलग हो जाएगा। तो हम कुछ क्या कि एक ऐसा इसमें जम्पसर करेंगे या कि इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करेंगे कि क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है, एक जगह पे कांस्टेंट हो जाओ। इसी तरह से जो है सब कट करेंगे, पहले क्या करेंगे वैसा मिल जाए तो एक रिंग पहले क्या है इसमें, जिस तरह से आप लोग जो है इससे पहले देखें कि हम जब इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो एक कोई जो है सो आर रेडियस का, अभी टोटल रेडियस कितना इसका है, कैपिटल आर है, तो एक स्मॉल आर रेडियस का एक इसमें क्या एलिमेंटल रिंग काट लेते हैं, क्या एक इसमें एलिमेंटल रिंग काट लेते हैं, सॉरी एक एलिमेंटल रिंग काट लेते हैं। इसका विड्थ जो है क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए तो ये क्या है, स्मॉल आर इसका लेंथ, ये स्मॉल आर है। अगर इनका विड्थ देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये डी आर है। देख लीजिए, इसका नीचे ही दिखा देते हैं, ये क्या है, डी आर है। तो अब इन पे देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी ये थोड़ा इसको बड़ा दिखा देते हैं, आप लोग क्लियर रहे, क्या है ये क्लियर रहे। तो अब इनके वजह से आप देखते हैं यहाँ पे, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा और इस पे एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना डिस्टेंस पे है। तो डिस्टेंस अगर देखा जाए तो इसको अगर हम मान लिए हैं आर, क्या मान लिए हैं इसको, स्मॉल आर मान लिए, ये स्मॉल आर मान लिए हैं। तो ये डिस्टेंस देखा जाए तो अंडर रूट क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, दिख रहा होगा आप लोगों को। तो इसमें एलिमेंटल पार्ट जो कट किए हैं, क्या ये एक एलिमेंटल रिंग कट किए हैं। तो इस एलिमेंटल रिंग की वजह से जो हम लोग का फ्लक्स जो आने वाला है उसको डी फाई मान लेंगे। देखिए, फ्रॉम एलिमेंटल रिंग के लिए फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी फाई हो जाएगा। टोटल के लिए फाई तो उसको मान लेते हैं डी फाई। तो अब डी फाई क्या होगा, तो देखिए डी फाई क्या होने वाला है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए यहाँ पे, तो इसको जब डी फाई इसमें क्या फॉर्मूला लगाने वाले हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करने वाला है, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या कर, ये इस जगह पे तो कांस्टेंट है, लेकिन ये क्या है, जैसे जैसे रेडियस को चेंज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जाएगा, तो वो भी चेंज करने वाला है। तो एरिया वेक्टर भी चेंज करने वाला और इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज करने वाला। तो इसको ये फार्मूला, जनरल फार्मूला क्या लगाएंगे, ई डॉट डी ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप पॉइंट चार्ज की वजह से निकालना जानते ही होंगे। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि कूलम्ब में हम लोग बात कर चुके हैं। ये क्यू मतलब क्यू बाय ये डिस्टेंस क्या है, आर स्क्वायर होना चाहिए था। आर स्क्वायर दिया टोटल डिस्टेंस देखा जाता है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर देखेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, अगर एरिया देखा जाए तो इसी को रिंग को अगर सीधा हम कर दें, क्या है इस रिंग को हम सीधा कर दें, तो मान लीजिए कुछ ऐसा आने वाला है। इसका लेंथ क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, जो सरकमफ्रेंस हो जाएगा। अब ब्रेथ इसका क्या है, डी आर हो जाएगा। तो यहाँ से डी ए भी हमको पता चल गया है, 2 पाई आर इंटू डी आर। अब देखिए यहाँ पे अगर ये अल्फ़ा बनाएगा, जिस तरह से देखा जाए तो ये लाइन क्या है कि ये वाला लाइन और ये लाइन दोनों क्या है, स्ट्रेट है, दोनों जो पैरेलल लाइन है, और ये एक ही लाइन है। तो अगर ये अल्फ़ा बन रहा है तो ये एंगल भी अल्फ़ा बनेगा। तो यहाँ से जो है सो देख लीजिए इसमें क्या आने वाला है, तो अंडर रूट इसके अंदर है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई ए कॉस अल्फ़ा। अब कॉस अल्फ़ा भी निकाल लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे से क्या कॉस अल्फ़ा आने वाला है, कॉस अल्फ़ा क्या आ जाएगा, बेस एक्स बाय अंडर रूट ये उसके बीच का लेंथ। क्या होता है कि अगर इस तरह का अगर आप लोग को देखे होंगे, अगर कोई थीटा दिया होता है, ये अगर एक्स है और ये आर है, तो कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, एक्स बाय आर। तो यहाँ पे आर की जगह क्या आने वाला है, एक्स स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर।
तो ये एक्स स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर दिख रहा होगा, इसको मिटा देते हैं। तो देख लीजिए, इसको थोड़ा हम घेर देते हैं, क्या है इसको, ताकि आप लोगों को दिखे कि थोड़ा रफ वर्क है। तो चलिए आइए देखते हैं। सॉरी डी फाई ही निकालना है, तभी स्मॉल ही रहने दीजिए, इसको इंटीग्रेशन में आने की क्या ज़रूरत है। तो चलिए देखिए, ये ई डॉट ई था, तो देख लीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये ई के जगह पर लिखेंगे 1/4πε0 इंटू 2 डिवाइड बाय डिस्टेंस क्या है एक्स स्क्वायर जो है आर स्क्वायर इंटू डी ए का वैल्यू निकाल चुके हम लोग, क्या डी ए का वैल्यू 2πr इंटू 2πr इंटू आर इंटू कोस अल्फ़ा। कोस अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, यहाँ पे आ जाएगा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर। तो देख लीजिए यहाँ पे डी फाई जो होने वाला है क्या हो जाएगा, अगर टोटल फाई निकाल दे, अगर टोटल फाई निकालना है तो देखिए यहाँ पे, अगर फाई टोटल निकालना है तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। चलिए इंटीग्रेट कर देते हैं, तो जो अभी रहने दीजिए सबको अंदर ही। तो अब देखिए कैंसिल होने वाला है कुछ, यहाँ से पाई, ये पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ये 2, तो क्या बच जाएगा Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ये x हो जाएगा, इस x को ले लीजिए, उसके बाद आर डी आर ऊपर बच गया, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इधर हाफ है तो ये क्या लिख सकते हैं, इसको एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 लिख सकते हैं। तो चलिए देखिए इधर करते हैं, ऐसा कीजिए आप लोग इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, इसको मिटाने वाले हैं, क्योंकि अगर ऊपर से लेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। इसको लिख लीजिए, इतना फिगर बना करके इनको लिख लीजिए, क्योंकि जगह कम पड़ने वाली है। लिख लिए, इनको मिटाने वाले हैं, ये जो डब्बा के बॉक्स के अंदर बंद किए हैं इनको मिटाने वाले हैं। चलिए तो फलक से इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। देखिए यहाँ पे क्या है कि x तो डिस्टेंस दिया हुआ है पहले, तो वो तो कांस्टेंट है, q भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट ही है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, तो इन सबको बाहर कर देते हैं। क्या कर देते हैं कि फाई इक्वल टू qx बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 है। तो यहाँ पे वेरी क्या कर रहा है, आर कर रहा था, आर को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, आर इक्वल टू एक 0 कट करेंगे, सबसे स्मॉलर रिंग आएगा और सबसे बड़ा जो रिंग क्या करेंगे, एक कैपिटल आर कट कर लेंगे। तो चलिए पहले उसको इंटीग्रेट करने के लिए पहले इस टाइप का इंटीग्रेशन आप देखे होंगे। अगर हम कहीं देखिए कि यहाँ पे करते हैं कुछ, यहाँ पे थोड़ा सा हम स्पेस लेते हैं और इनमें करने वाले हैं कि पुट करने वाले हैं कि एक्स स्क्वायर जो आर स्क्वायर को टी स्क्वायर पुट कर देते हैं, ताकि इंटीग्रेशन जो है सो आप लोगों को आसानी समझ में आ जाए। एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस 2r डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2t dt, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये r डी आर इक्वल टू t dt। इसको अभी रहने दीजिए, ये इंटीग्रेशन का था। तो आर डी आर की जगह क्या लिख देंगे यहाँ पे, अभी रहने दीजिए इसको, q x बाय 2 एप्सिलॉन ऊपर हो जाएगा आर डी आर की जगह टी डी टी। और देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर का पुट कर लिए थे टी स्क्वायर, तो स्क्वायर और ये बाय 2 का कैंसिल हो जाएगा, अब क्या बच जाएगा यहाँ पे टी टू द पावर 3। अभी 3 ऊपर जा करके जो है सो एक 3 जो है सो टी कैंसिल हो जाएगा, अब 2 बच जाएगा, ये 2 ऊपर जा करके क्या हो जाएगा देख लीजिए यहीं पे क्यू एक्स बाय 2 एप्सिलॉन टी टू द पावर -2 इंटू डी टी। अब ये तो बहुत
क्या कहते हैं, आसान इंटीग्रेशन आ गया है तो इसको कर लेते हैं। क्या हो जाएगा ये क्यू एक्स बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा -1/t। इसका इंटीग्रेशन आप जानते होंगे। अब t की जगह क्या पुट कर देंगे, √x² प्लस r²। अब इसके बाद जो है सो क्या हम लोग लिमिट भी दे देंगे। इस माइनस साइन को बाहर ही कर लीजिए, माइनस साइन को बाहर कर लिया है तो बचा क्या, √r²x²। एक बार r = 0 रखेंगे और एक बार स्मॉल r = कैपिटल R रखेंगे। तो आप देख कैपिटल R रखेंगे तो क्या आने वाला है, -q/2 एप्सिलॉन, ये पहले R रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये √R² प्लस x²। अब माइनस में R तो 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ x बच जाएगा। क्या बचेगा, x बचेगा। अब इस माइनस को और x को अंदर भेजिए तो क्या आने वाला है, फ्लक्स जो आने वाला है वो देखिए q/2 एप्सिलॉन नॉट। ये x अगर इसको माइनस भेज दें तो माइनस माइनस प्लस होएगा, ये बाहर इस तरफ आ जाएगा, इसको पहले लिखते हैं। और 1/x तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये x जो है यहाँ पे आकर के ये x/√r² प्लस x²। और यही हमको तो रिजल्ट भी था, क्या था, रिजल्ट था। देख लीजिए ये क्या हो गया है, आ चुका है हमारा। अगर आपको कह रहा है कि सर वो थीटा वाला प्रूफ कर दीजिए तो उसको भी देख लीजिए। सर इसको लिख लीजिए आप लोग एक बार, लिख लिए। देखिए यहीं पे हम कर देते हैं, सेम इसी डिस्क जो है ऊपर कर देते हैं। सॉरी ये कुछ गड़बड़ हो गया। अगर ये थीटा था तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस जो है सो क्या है, ये x है, सॉरी ये x था, दिख रहा होगा ये x था, और ये क्या हो जाएगा √r² जो x²। तो यहाँ से cos थीटा देखा जाए तो क्या आने वाला है, यही आने वाला है जो ये वैल्यू है, x/√r² जो x²। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको सेम वो भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 - cos थीटा। दोनों पूरा हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो इसको रिपीट मोड में करके एक बार दो बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये थ्योरम टाइप का है। इससे जो है रिलेटेड क्वेश्चन जो है जेईई एडवांस वगैरह में आते रहता है। कभी कभी नीट भी जो है इसके फॉर्मूला बेस पे जो है क्वेश्चन पूछते रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।